गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिएगा अपन यहाँ पर आज शुरू करेंगे MPNHM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके सभी क्वेश्चंस का आप लोग आंसर देना। देन उसके साथ में अपन जो एक्स्ट्रा जो रेशनल जो दे रखे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस के जो रेशनल होते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग कंसंट्रेट करके रखें और साथ में आप लोग राइट डाउन भी करते रहें नोट्स को। ठीक है, तो चलिएगा अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट करना, देन आप लोग राइट आंसर पुट करना। चलिएगा यहाँ पर देखना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा ऑन द 6 to 7 million oocytes available, how many are released during the ovulation? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यानी जो कोई भी लेडीज होती है, कोई भी लेडीज है, उसकी ओवरी के अंदर, उसकी ओवरी में लगभग 6 to 7 मिलियन क्या होते हैं, ओसाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये ओसाइट से क्या बनाते हैं, ये ओसाइट से आगे जाकर यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, मैच्योर ओवम। क्या बनते हैं, ये मैच्योर ओवम बनते हैं। और मैच्योर ओवम बनने के बाद में ही यहाँ से क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज। क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अब जितने ओवम रिलीज होंगे उतनी ही क्या होगी, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो यहाँ पर देखना कि यानी ऑन द 6 to 7 मिलियन oocytes अवेलेबल, यानी आपकी ओवरी के अंदर यहाँ पर यानी इतने सारे oocytes अवेलेबल है। हाउ मेनी आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के दौरान कितने, यानी एक फीमेल है उसकी लाइफ में कितने सारे ओवुलेशन करती है, एक फीमेल जो है उसकी लाइफ में कितनी बार ओवुलेशन करती है, यह बताइए। यानी पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक फीमेल जो है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 साल से शुरू होती है और 45 ईयर तक चलती है, यही चलती है। ठीक है, और यहां पर एक फीमेल में एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ये आती है। ठीक है, तो यहां पर 15 से 45 साल तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चली है तो लगभग उसकी 30 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा, ये 39 लगभग, यानी 400। कितना जाएगा, 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी एक फीमेल है वो उसकी लाइफ में लगभग 400 ओम रिलीज कर देगी। कितना करेगी, 400 ओम रिलीज करेगी। तो यहां पर ऑप्शन बताइएगा, क्या पहला ऑप्शन राइट होगा, क्या सेकंड ऑप्शन राइट होगा, क्या थर्ड ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल, यहां पर आपका 400 से 500 ओवम जो है एक प्रेगनेंसी, यानी एक फीमेल है उसकी लाइफ स्पान के दौरान 400 से 500 ओम वो रिलीज कर देती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहां पर ये होगा। ठीक है, तो समझ आया ये। ठीक है, कि कितने ओम यहां पर टोटल कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन होते हैं उसकी ओवरी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये मैच्योर ओम होते हैं और उसके बाद में आके ये बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, अच्छे से रीड आउट करना। चलिएगा, वो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं है, अब लिखना। चलिएगा देखना, मेमोरी ग्लैंड इन मेमल्स आर मॉडिफाइड। मेमल्स पहले तो आपको पता होना चाहिए मेमल्स किसको बोलते हैं। मेमल्स उसे बोलते हैं कि जो एनिमल्स दूध पिलाते हैं, जिनमें मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो यहां पर देखिएगा कि यानी जो वो मिल्क प्रोडक्शन होता है उनके अंदर यानी जो ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, वो किसकी मॉडिफाई होती है, वो किसकी मॉडिफाई होती है, सलाइवरी ग्लैंड की होती है क्या, लेक्रिमल ग्लैंड की होती है क्या, स्वेट ग्लैंड की होती है क्या, सीबीएस ग्लैंड की होती है क्या? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, कौन सी होगी, स्वेट ग्लैंड। याद रखना ये स्वेट ग्लैंड, यानी याद रखना ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है और वो ग्लैंड्स होती है यहाँ पर स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड जो है कौन सी होती है, स्वेट ग्लैंड। कुछ बुक में सीबीएस ग्लैंड भी दे रखा होता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो यहां पर मैं बात करूंगा इसी के साथ साथ में कि यहां पर अगर मान लो कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में यहां पर देखिएगा, पहले तो आपको यहां देखना कि मेमोरी ग्लैंड जो है किसकी मॉडिफाइड है, वो स्वेट, किसकी है, स्वेट ग्लैंड की। अब मैं यहां पर एक बात बोलता हूं आपसे कि एक ब्रेस्ट में कितने सारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होगी, बताइए। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होगी, बताइए। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होगी तो वो होती है लगभग 5 to 15। कितनी होगी, 5 to 15 स्वेट ग्लैंड। कितनी होगी, 5 to 15 स्वेट ग्लैंड होगी, याद रखना ये। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर देखना ये होती है, और इसी के साथ साथ बात करूंगा कि यानी जो ब्रेस्ट होते हैं,
ये मान लीजिए ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट पर यहाँ पर ये निप्पल, क्या है ये निप्पल है, ठीक है। इस निप्पल के चारों ओर एक होता है प्राइमरी एरियोला, क्या होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी एरियोला, उसे कहा जाता है प्राइमरी एरियोला, इसे कहा जाता है प्राइमरी एरियोला, इसे कहा जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि प्राइमरी एरियोला जो है, प्राइमरी एरियोला के अंदर यहां पर दूसरी और भी ग्लैंड होती है, ठीक है भाई। मैंने बोला है कि यानी मेमरी ग्लैंड, क्या बोला है मैंने मेमरी ग्लैंड, ये है ब्रेस्ट के अंदर जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर यानी जहां निपल होता है उस निपल के चारों ओर एक डार्क कलर का पिगमेंट होता है, डार्क एरिया होता है, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एरियोला, क्या बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। इस प्राइमरी एरियोला के अंदर 5 से 15 सीबीएसएस ग्लैंड, क्या होती है 5 से 15 सीबीएसएस ग्लैंड होती है, क्या होती है 5 से 15 सीबीएसएस ग्लैंड होती है। अब जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो ये ग्लैंड्स होती है इनमें हाइपरट्रोफी, क्या हो जाती है हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्या हो जाती है हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी का मतलब ये होता है कि यानी जो सीबीएस ग्लैंड है इनमें स्वेलिंग होना। देखो आपकी जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो है ये कहां होती है, ये होती है अंदर की साइड में ब्रेस्ट के अंदर, जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपकी सीबीएस ग्लैंड ये होती है जहां पर ये ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट में यहां पर ये निपल है, क्या है ये निपल है, ये निपल है। निपल के चारों ओर होता है कि एक ब्लैक डार्क कलर का जिसे बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। इस प्राइमरी एरियोला में लगभग 5 से 15 सीबीएसएस ग्लैंड होती है। जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में ये जो ग्लैंड होती है ये इनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्या हो जाती है हाइपरट्रोफी, यानी इनकी साइज बढ़ जाती है। अब ये हाइपरट्रोफी क्यों होती है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यहां पर आपकी जो प्राइमरी एरियोला के अंदर पाई जाने वाली जो सीबीएस ग्लैंड होती है इनका हाइपरट्रोफी हो जाता है। और यहां पर ये जैसे ही फीमेल के 12 वीक कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मान लो आज प्रेग्नेंट हुई है तो आज से 12 वीक के बाद में यहां पर जो प्राइमरी ग्लैंड होगी, जो आपकी सीबीएस ग्लैंड होगी, इनको बोला जाएगा मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, क्या बोलेंगे मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल। याद रखना ये मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, ठीक है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल। एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी के दौरान 12 वीक कंप्लीट होने पर सीबीएस ग्लैंड का चेंजेस किस में होता है, तो कौन से है वो मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल। और कब होता है 12 वीक पर, कब होता है वो 12 वीक पर। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से एरियोला पर होती है, ये होती है प्राइमरी एरियोला पर, कब होती है प्राइमरी एरियोला पर ये होती है, याद रखना ये, ठीक है। अब यहां पर ये प्राइमरी एरियोला ये हो गया, ये इसका कलर होगा डार्क, कैसा होगा डार्क पिगमेंटेड कलर होगा, ये डार्क पिगमेंटेड कलर होगा इसका प्राइमरी एरियोला का, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे कि यहां पर जो आपका प्राइमरी एरियोला होता है इस प्राइमरी एरियोला के चारों ओर एक और भी पिगमेंटेड लाइन बन जाती है, ठीक है। कभी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्राइमरी एरियोला के चारों ओर एक और भी राउंड शेप में बिल्कुल सेकेंडरी एरियोला क्या बन जाता है, सेकेंडरी एरियोला बन जाता है, क्या बन जाता है सेकेंडरी एरियोला बन जाता है। अब इस सेकेंडरी एरियोला के बारे में बात करें तो ये जो सेकेंडरी एरियोला है इसका कलर होता है लाइट पिगमेंट, क्या होता है लाइट, ठीक है लाइट पिगमेंटेड कलर इसका होता है, लाइट पिगमेंट, लाइट ब्राउन बोल सकते हो आप लोग, लाइट ब्राउन पिगमेंटेड कलर इसका होगा, याद रखना ये, ठीक है। सेकेंडरी एरियोला है, ये सेकेंडरी एरियोला का जो कलर होगा ये होगा आपका लाइट पिगमेंटेड ब्राउन, यानी लाइट ब्राउन पिगमेंटेड कलर इसका होगा। ये कब बनेगा, ये बनेगा आपका 20 वीक पर, कब बनेगा ये 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के 20 वीक पर आपका सेकेंडरी एरियोला का निर्माण होता है। समझ आया सभी को, ये किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ साथ में, तो यहां पर ये हो गया। जबकि आपकी अगर मान लो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो चलिएगा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लिख लिया आप सभी लोगों ने, साथ साथ में आप लोग छोटा छोटा एक लाइन में लिखते रहिएगा, है ना, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं आपकी यहां पर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड पहले तो आपको पता होने कहां पाई जाती है, ये माउथ में, कहां पाई जाती है माउथ में। इनकी संख्या कितनी होती है 3 पेयर, कितने होते हैं 3 पेयर, मीन्स 6 ग्लैंड। मैं बोल सकता हूं मैं 6 ग्लैंड। इनके नाम बताइए कौन कौन से होंगे ये। एक तो आपकी सबलिंगुअल, कौन सी होगी सबलिंगुअल ग्लैंड, याद रखना ये सबलिंगुअल ग्लैंड जिनकी संख्या 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। नेक्स्ट यहां पर दूसरे नंबर पे आपकी सब मैंडिबुलर, कौन सी है सब मैंडिबुलर, इनकी संख्या भी 2 होगी। और नेक्स्ट आपकी होती है पैरोटिड, कौन सी होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये पैरोटिड ग्लैंड की संख्या भी यहां पर 2 होगी, यानी 1 पेयर होगा,
ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको एक दिन पढ़ाया था कि एक मम्स डिजीज, कौन सी डिजीज होती है? मम्स डिजीज होती है। उस मम्स डिजीज में यहां पर पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? पैरोटिडाइटिस। क्या बोलते हैं? पैरोटिडाइटिस से कहा जाता है, क्योंकि मम्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? ओनली पैरोटिडाइटिस होती है। और मम्स के अंदर मैंने आपको बताया भी होगा कि मम्स के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कौन कौन से? आपके ओर्चाइटिस। क्या होते हैं? ओर्चाइटिस। अगर मेल बेबी में अगर मम्स हुआ है तो ओर्चाइटिस होगा, ठीक है। और फीमेल में होगा तो ओवेराइटिस। क्या होगा? ओवेराइटिस या फिर ओफेराइटिस से कहा जाएगा, ठीक है। ये अपन ने बात किया था, ठीक है। देन इसी के साथ साथ में उसको पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये इसके कॉम्प्लिकेशन जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो गया है। देन आगे बढ़े इसी के साथ में, चलिएगा आगे बात कर, लिख लीजिएगा ये, ठीक है। यानी जो मम्स के जो कॉम्प्लिकेशन है वॉर्चाइटिस, ओवेराइटिस, ओफेराइटिस होंगे, जो मैंने पहले लिखा चुका हूं, ठीक है। और आपके पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे पैरोटिडाइटिस कहा जाता है, जो मम्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आपकी जो यानी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, इनकी संख्या 3 पेयर, कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं। पहली होती है सबमैंडिबुलर, जो जिनके 2 ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, दोनों के क्या होते हैं? 2-2, और पैरोटिड के 2 होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में, आगे देखना नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन लैक्रिमल ग्लैंड। अरे कहां पाई जाती है? आई में पाई जाती है, याद रखना ये आई में। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2। अगर मैं बोलूं तो ऑर्बिटल कैविटी किस पाई जाती है? ऑर्बिटल कैविटी में। याद रखना आपकी जो आई है वो कहां होती है? आई आपकी कहां होती है? ऑर्बिटल कैविटी में। ऑर्बिटल कैविटी में आपकी आई होती है और इसका डायमीटर होता है 6 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। याद रखना आपका ये जो कैविटी है इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर होता है और इसका विड्थनेस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। वाइड होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। आगे बात करें तो यहां पर देखना कि आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, ये लैक्रिमल ग्लैंड आपके नाक से जुड़ी होती है, नोज से जुड़ी हुई होती है। जब भी आपके आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसी दौरान आपकी नोज से भी आंसू निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आंख होती है, ये आंख जो है आपकी नोज से जुड़ी हुई होती है बाय द हेल्प ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। किस द्वारा? नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल डक्ट है ये, नेजोलैक्रिमल जो डक्ट है ये डक्ट जुड़ी होती है आपकी आई टू नोज, ठीक है। यानी आंख से नाक तक चली हुई होती है और जब भी आंख से आंसू आते हैं वो नाक से भी निकलना शुरू हो जाते हैं। होता है ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड होती है आंख में, वो होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। और ये जुड़ी होती है आपके नाक से, और ये डक्ट होती है कौन सी? नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है, ठीक है। चलिएगा इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं स्वेट ग्लैंड के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड और कहां पाई जाती है? एक्जिला के अंदर स्वेट ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है। ग्रोइन एरिया, फीमेल में जो ग्रोइन एरिया है जहां जेनिटल ऑर्गन फीमेल के, वहां पर भी स्वेट ग्लैंड होती है और सीवियस ग्लैंड भी साथ में होती है, ठीक है। आपकी टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है, यहां पर भी आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। तो यहां पर ये होती है आपकी सीवियस ग्लैंड। आप लोग सीवियस ग्लैंड क्या करती है? सीवियस ग्लैंड सीबम का सिक्रेशन क्या करती है? सीबम सिक्रेशन करती है। क्या करती है? सीबम का सिक्रेशन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले आ चुका है कि सीवियस ग्लैंड का कार्य क्या होता है? सीबम का सिक्रेशन करना। किसका? सीबम का सिक्रेशन करना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? पास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं हो रहा। चलिएगा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिएगा ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी और इसकी विड्थ होगी कितनी? 2.5 सेंटीमीटर होगी ना, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ में, ठीक है। गर्मी लग रही हो तो एसी चला लीजिएगा बच्चों। चलिएगा ले आओ, जाओ रिमोट ले आओ, हाँ ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले अच्छे से क्वेश्चन का रीड आउट करना है। देखना, विच इज ए करेक्ट इंस्ट्रक्शन गिव बाय नर्स, यानी एक नर्स के द्वारा करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा जब रिलेटेड टू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान एक नर्स का करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक्सेप्ट यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो यानी नर्स के द्वारा करेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो क्या है? रॉन्ग है ना। तो पहला देखना कि परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली 7 to 10 डे आफ्टर मेंसेज। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में 7 से 10 दिन के दौरान क्या आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे?
पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, आफ्टर मेनोपॉज और हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म ऑन ए फिक्स डे ऑफ एवरी मंथ, यानी मेनोपॉज या हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद में उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो क्या उस फीमेल के लिए क्या मंथ में एक दिन फिक्स किया जाता है क्या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये होगा क्या, नेक्स्ट है आपका यूज ऑपोजिट हेल्थ टू एग्जामिन ब्रेस्ट, यानी जैसे मान लो अगर राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो क्या वो अपोजिट हैंड का यूज करेगी, ठीक है, बिल्कुल यहां पर ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के पहले क्या वो सोप एंड वाटर का यूज करेगी, ठीक है, बिल्कुल यूज करती है, लेकिन इसने क्या बोला है, नॉट टेक, यूज करती है, नहीं तो वो ल्यूब्रिकेशन कैसे होगा, ठीक है, मतलब उसको क्या है, ट्यूमर देखना, क्या देखना है, ट्यूमर देखना है, तो सोप एंड वाटर का अगर मान लो इस्तेमाल करेगी वो, तो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा और प्रॉपर्ली वो अपने अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर है या कुछ भी है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, वो पेशेंट फीमेल होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन है, ये आपका राइट है कि यानी मेंसेस के बाद में आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, बिल्कुल ये पहला ऑप्शन राइट है आपका। दूसरा है मेनोपॉज मदर और हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें हिस्टेरेक्टोमी हो गई है उसमें मेनोपॉज हो जाएगा, और मेनोपॉज जिसको हो गया है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो उसके लिए एक दिन फिक्स किया जाता है महीने में कि आपको इस दिन जो है आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो गया है। सेकंड, थर्ड वाला, यूज अपोजिट हैंड टू एग्जामिन ब्रेस्ट, जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसके लिए अपोजिट हैंड का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान सोप एंड वाटर दोनों यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या लिख रखा है, नॉट टेक बाथ, ठीक है, यानी बाथिंग के दौरान नहीं करना है, बिल्कुल बाथिंग के दौरान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे तभी करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इसमें जो रॉन्ग आंसर होगा वो ये होगा इसमें, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर ये होगा, ठीक है, बट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये लिखना सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, तो ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगा आपको ना, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप लोग राइट डाउन नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उससे अच्छे से रीड आउट करना, देन आप लोग राइट आंसर पुट करना। चलिएगा बताइए, क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, देखिएगा, इफ द वुमन डज नॉट नर्स, इफ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन, इसका मतलब इफ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, यानी एक वुमन है वो उसके बच्चे के लिए नर्स नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी फीमेल की डिलीवरी होती है तो वो जो फीमेल होती है वो उसके बच्चे के लिए क्या होती है, एक नर्स ही होती है। जो लैक्टेटिंग मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है वो मदर अपने बच्चे के लिए क्या होती है, एक नर्स ही तो होती है, एक नर्स होती है वो, ठीक है। तो यहां पर देखना, इफ द वुमन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, यानी उसके बच्चे के लिए वो नर्स नहीं है, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, वो उसके बच्चे के लिए नर्स नहीं है, ठीक है, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, उसकी रेडिंग नहीं कर, हो सकता है बच्चा डेथ हो गया हो, है ना, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कितने दिन के बाद में या कब स्टार्ट होगा, यानी किसी फीमेल का बच्चा है एक्सपायर हो गया है, उसका बच्चा नहीं है, या फिर बच्चा है लेकिन वो दूध नहीं पिला रही है, उसकी रेयरिंग केयरिंग नहीं कर रही है, तो उस फीमेल में यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलीवरी के कितने मंथ बाद में या कितने दिन बाद में प्रोबेबल यानी स्टार्ट होगी। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन 2 से 4 वीक आफ्टर डिलीवरी, क्या ये होगा। दूसरा वाला 8 to 10 वीक आफ्टर डिलीवरी होगा क्या। 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी होगा क्या। 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले आपको बता देता हूं कि यदि मान लो किसी फीमेल का अगर मान लो यहां पर बच्चा एक्सपायर हो, क्या हो जाता है, एक्सपायर चाइल्ड, उसका जो चाइल्ड है वो क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो 1 से 3 मंथ के बीच में स्टार्ट होती है, 1 to 3 मंथ के बीच में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1 to 3 मंथ यानी बीच का कौन सा हो गया है, ये वाला, यानी 1.5 से 2 मंथ, ठीक है, ये हो गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 6 to 8 वीक आफ्टर डिलीवरी।
बहुत सारी फीमेल में जस्ट आफ्टर 4 वीक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ फीमेल होती है उनमें 6 वीक यानी 1.5 महीना निकल जाता है, कुछ फीमेल में 8 वीक निकल जाता है, ठीक है। तो ये है यहां पर, ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मान लो किसी फीमेल का बच्चा एक्सपायर हो गया है या फिर वो बच्चे को फीडिंग नहीं करवा रही है, तो उस कंडीशन में उस फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कब यूज करना चाहिए? क्योंकि देखो अभी डिलीवरी हुई है तो वापस तो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहेगी ना आफ्टर 2 मंथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको डिलीवरी के कितने महीने बाद में, यानी वो फीडिंग नहीं करवा रही है और कितने महीने बाद में उसको यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए, हम देखना इसमें यहां पर जो होगा वो होगा कि मान लो यानी देखना कि मदर जो है यानी नॉट ऑन फीडिंग, मदर जो है फीडिंग पर नहीं है, तो उस मदर को कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो यूज में लेना है आफ्टर 1 मंथ। कब लेना है? आफ्टर 1 मंथ लेना है, क्योंकि उस फीमेल की 1 महीने बाद में कभी भी उसकी एमसी शुरू हो सकती है। इसलिए एमसी के 15 दिन पहले क्या होता है, 15 या 14 दिन पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो पहले से उसको क्या लेना पड़ेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट एमसी आने से पहले क्या हो जाएगी, वो बुक हो जाएगी, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए यानी नेक्स्ट एमसी यानी उसके डिलीवरी के बाद में फर्स्ट एमसी आने से पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। इसलिए जस्ट आफ्टर 1 मंथ उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, फॉर, ठीक है। तो इस मदर के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना पड़ेगा? चॉइस कौन सा होगा? कॉन्डम, क्या लेंगे? वेरी गुड, कॉन्डम, यानी कहने का मतलब बैरियर मेथड, क्या यूज में लेंगे? बैरियर मेथड आपको यूज में लेना है, याद रखना ये। अगर मान लो कोई फीमेल अगर मान लो डिलीवरी हुई है और उसको मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना है, तो उसको चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा वो कौन सा होगा? बैरियर मेथड होंगे, उनको कॉन्डम ही यूज में लेना है, ठीक है। उसको पिल्स वगैरह यूज में नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर मान लो उसका बेबी अगर डेथ हो गया, क्या हो गया है, बेबी डेथ हो गया है, तो बिल्कुल वो पिल्स यूज में ले सकती है, बिल्कुल पिल्स क्या है, यूज में ले सकती है, वो बिल्कुल पिल्स क्यों यूज में ले सकती है? पिल्स वो पिल्स इसलिए यूज में ले सकती हैं क्योंकि आपकी जो कंबाइंड पिल्स होती है, कौन सी पिल्स? कंबाइंड पिल्स होती है, उन कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन मिल्क प्रोडक्शन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन को ये सप्रेस क्या कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन को ये सप्रेस कर देता है। और ये सप्रेस करता है यहां पर 42%, कितना करता है? 42% मिल्क प्रोडक्शन को ये सप्रेस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये लगभग 12% मिल्क प्रोडक्शन को सप्रेस करता है। क्या कितना करता है? 12% जो है मिल्क प्रोडक्शन को ये सप्रेस करता है। तो यानी जिस फीमेल का बेबी अगर मान लो एक्सपायर हो गया है तो वो यहां पर पिल्स का यूज कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिएगा यहां पर एक फीमेल है और वो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो वो कितने दिन के बाद में यानी कितने महीने के बाद में उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट होगी? भाई अपन ने पहले बात की किसके बारे में, कि जिसका बेबी एक्सपायर हो गया है, जो फीडिंग नहीं करवा रही है, ठीक है, उसको 1 महीने बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पर वो कॉन्डम भी यूज में ले सकती है और वहां पर वो पिल्स भी यूज में ले सकती है। लेकिन अगर यहां पर बात करें कि यदि फीमेल यहां पर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग पर है, यानी लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसको कितने महीने के बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट होगी और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव उसके लिए चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखना कि अगर मान लो यहां पर मदर ऑन फीडिंग, अगर मदर किस पे है? फीडिंग पे है, तो उसको आफ्टर 3 मंथ 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ रिक्वायर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिक्वायर होंगे कितने महीने के बाद में? 3 महीने के बाद में, ठीक है। और इसके लिए चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा वो होगा आपका कॉन्डोम, यानी बैरियर मेथड। कौन सा होगा? बैरियर मेथड। और जबकि वहां पर जो जिसका बेबी एक्सपायर हो गया है वो पिल्स भी यूज में ले सकती है, ठीक है ना, पिल्स भी। लेकिन यहां पर इसको क्या देना है? कॉन्डम ही लेना है यूज में, पिल्स यूज में नहीं लेगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। अगर पिल्स इसने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेकर यूज में ले ली है तो क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन को सप्रेस कर देंगे, इसलिए उसको यहां पर कंबाइंड पिल्स का यूज नहीं करना है,
है ना, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड जो नंबर का दे रखा है, ये दे रखा है जो मदर यानी किस पे है, फीडिंग पे है, किस पे है, फीडिंग पे है, उसके लिए यहां पर 8 से 10 वीक का ऑप्शन राइट होगा, है ना। किसके लिए, जो मदर फीडिंग पे है। और यहां पर ये कौन सी है, फीडिंग पे नहीं है, इसके लिए कौन सा राइट होगा, ये होगा। यानी इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 6 से 8 वीक के बाद में स्टैब्लिश्ड हो जाएगी, और जो फीमेल कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसकी जो है लगभग 12 वीक के बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर ये अपन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल यहां पर अगर मानेंगे तो लगभग 12 वीक मानेंगे, यहां पर कितना मानेंगे, 12 वीक, ठीक है। 12 वीक के बाद में स्टार्ट, बहुत सारी फीमेल में 1 साल तक निकल जाता है, ठीक है। 6 महीने निकल जाता है, 1 साल निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। लेकिन उनको कंट्रासेप्टिव मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती 3 महीने के बाद में, जो फीडिंग करवा रही है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, देन आपको राइट आंसर बताना है। चलिएगा, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने वाली ग्लैंड कौन सी है। अगर वो ग्लैंड नहीं होती तो फीमेल में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर देखना कि यानी देखना कि विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, मतलब प्रारंभ करना, यानी कौन सी ग्लैंड फीमेल में ऐसी है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रारंभ करती है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर देखना, पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और फोर्थ ऑप्शन इज द ओवरी। तो यहां पर देखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक एचपीओ एक्सिस कार्य करता है। एचपीओ एक्सिस जो है ये यहां पर कार्य करता है। एचपीओ एक्सिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल की बॉडी में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, 1 महीने की जो पूरी साइकिल होती है कि 5 दिन ब्लीडिंग होगी, और उसका जो लगभग 23 दिन है, ठीक है, 23 दिन प्लस 5 दिन 28 दिनों का पूरा, ठीक है। तो उस 30 दिन या सॉरी उस 1 महीने में इन 28 दिन में पूरी प्रोसेस जो है वो किस किस ग्लैंड के भीतर होगी, किस किस ग्लैंड के अंदर होगी, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो एचपीओ एक्सिस, एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। पी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ओवेरी, क्या होता है, ओवेरी। तो यहां पर शुरू कहां से हुआ है, हाइपोथैलेमस से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। आपका इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने वाला जो ग्लैंड होगा वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अब ये ग्लैंड ही क्यों करता है, सुनिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ये काम करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी 2 होती है, इसके भी 2 लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट होते हैं ना, एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं ना, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखना कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस वाले लोब पर यह कार्य करता है, किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर यह कार्य करता है, कौन, जीएनआरएच। अब यहां पर आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करती है यहां पर एफएसएच प्लस एलएच, ठीक है। इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। दोनों को एक साथ बोलते हैं क्या, दोनों को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। अब यहां पर देखना कि ये एफएसएच और एलएच कहां काम करेंगे, आपकी ओवरी में। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके ओवरी के अंदर ओसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, ओसाइट्स होते हैं, लगभग 6 से 7 मिलियन होते हैं, है ना, ठीक है। इनकी संख्या भी मैं बताऊंगा कि कौन सी एज पर कितना होता है, इसके बारे में यहीं पर बता दूंगा आपको। तो चलिएगा यहां पर देखना कि आपकी ओवरी में होते हैं ओसाइट, क्या होते हैं, ओसाइट होते हैं, ठीक है। ये यहां पर देखना कि इसमें से यहां पर जो एफएसएच जो है आपकी ओसाइट पर कार्य करेगा, ठीक है। ये ओसाइट कौन है, ये ओसाइट है इमेच्योर फॉलिकल, क्या है ये, इमेच्योर फॉलिकल, यानी अपरिपक्व फॉलिकल, है ना, इमेच्योर फॉलिकल से ये, इमेच्योर फॉलिकल से ये, इमेच्योर फॉलिकल यहां पर ये है।
अब एक्चुअली क्या होता है कि एपेसिस जैसे ही इमेच्योर फॉलिकल पर काम करता है तो इमेच्योर फॉलिकल बिकम द मैच्योर फॉलिकल, यानी मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इस एपेसिस का फुल फॉर्म में क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर आपकी ओवरी में कौन से फॉलिकल्स हैं? इमेच्योर फॉलिकल्स है ना। ठीक है, अब ये इमेच्योर फॉलिकल जैसे ही आपके एपेसिस ने इन पर काम किया तो क्या हो गई? ये हो गए मैच्योर, हो गए ना, हो गए। ठीक है, अब मैच्योर फॉलिकल पर काम करेगा आपका कौन सा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन काम करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही मैच्योर फॉलिकल पर काम करेगा तो यहां पर मैच्योर फॉलिकल, ये मान लीजिएगा यहां पर ये है, ठीक है, तो ये इस पर काम करता है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मैच्योर फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लास्ट होकर इसका अंदर का पार्ट अलग हो जाएगा और बाहर का पार्ट अलग हो जाएगा। हो गया है ना भाई, बाहर का पार्ट अलग हो गया, अंदर का पार्ट अलग हो गया ना। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। यानी मैच्योर फॉलिकल्स पर LH हार्मोन ने काम किया है तो यहां पर मैच्योर फॉलिकल क्या हो गया है? ब्लास्ट हो गया है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है तो कौन सा है? LH हार्मोन। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ये प्रोसेस कहां चल रही है? ओवरी के अंदर। अब यहां पर बात करेंगे कि आपकी जो ये बाहर की जो कवरिंग है, किसकी? इस मैच्योर फॉलिकल की जो बाहर की कवरिंग है इसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। और अंदर का जो निकला है इसे क्या बोलेंगे? ओवम। जायगोट तो फर्टिलाइजर होने के बाद बनेगा ना, है ना। ठीक है, इसको बोलेंगे ओवम। क्या बोलेंगे? ओवम, है ना, चिंता ना करें, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओवम। तो इस तरह यानी ये HP और एक्सिस कार्य करता है, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी जाकर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। समझ आइए। ठीक है, कार्पस लूटियम जो है ये आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ओवरी भी काम आ गए हैं भाई। देखो यहां देखना, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए कौन सा इनिशिएटिंग, प्रारंभ करने वाला कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अगर यहां पर पूछता कि विच ग्लैंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओनली मैंने बोला है कि यानी विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेप्ट वन, है ना। तो विच ग्लैंड यानी कौन कौन सी ग्लैंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है? अरे इसमें आपकी हाइपोथैलेमस भी करती है, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी करती है और ओवरी भी करती है। एक साइड में कौन सा आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये तो नहीं करता, बताया ना मैंने इसमें। ठीक है, तो ये है बेटा इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इससे ला दो। ठीक है, अब देखना इसमें, जज अभी नहीं पढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं लॉस होगा। देखना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे अच्छे से रीड आउट करना और देखना, आप राइट आंसर पुट करना। ठीक है, चलिएगा देखना। ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज। ठीक है, हालांकि मैंने आपको MC नहीं पढ़ाया है, MC पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल याद हो जाएगी, है ना। ठीक है, एक बार मैं बता दूंगा ड्यूरिंग द, फिर भी आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखना कि ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज, ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखना ड्यूरिंग द ओवुलेशन यानी ओवुलेशन फेज के दौरान, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन फेज के दौरान ओवुलेशन ओवुलेशन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन को समझना कि यानी ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवुलेशन जो फेज चलता है, ठीक है, वो ओवुलेशन किसके द्वारा कोज्ड होता है, यानी कौन सी ऐसी चीज सीक्रेट होती है जिसके द्वारा ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो बताइए, पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड वन इज द ल्यूटिनाइजिंग और फोर्थ इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। अरे ओवुलेशन किसके द्वारा हो रहा है? अरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैच्योर फॉलिकल्स पर यानी कौन काम करेगा? ल्यूटिनाइजिंग। यानी क्वेश्चन दे रहा ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के
ओवुलेशन फेज के दौरान ओवुलेशन कोज करने वाला कौन सा सिक्रेशन है, तो कौन सा है वो, ल्यूटिनाइजिंग। कौन है, ल्यूटिनाइजिंग। समझ आ रहा क्या, पहले पढ़ लिया ना, हाँ ठीक है, देख रहा देखिएगा। तो कौन सा इसमें ल्यूटिनाइजिंग, कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, इसमें ल्यूटिनाइजिंग जो है आपका यहां पर सिगरेट होगा, ल्यूटिनाइजिंग जो है ओवुलेशन का कार्य करवाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों कहां से आते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से। अरे मैंने अभी तो बताया था ना आपको कि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ये कहां से आता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये भी कहां से आता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, है ना। ठीक है, लेकिन जो आपका यहां पर जो ल्यूटिनाइजिंग जो सॉरी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग एपिसोड जो है, ये क्या करता है, इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट करता है, यानी इमेच्योर फोलिकल से मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मैच्योर फोलिकल पर काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग काम करता है। ठीक है, किस किस ने नहीं पढ़ रखा है चीजें आपने, नहीं नहीं, और यहां क्लास में, ये इस क्लास में किसी नहीं पढ़ रखा, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, देखना आगे बात करते हैं। तो ये हो गया है, समझ आया सभी को, है ना। आगे देखते हैं, देखना फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू, यानी यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कितने दिन बाद ये इम्प्लांट होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं रेशनल बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके ना। ठीक है, तो याद रखना ये होता है 7 डे। अब 7 डे कैसे होता है सुनिएगा। तो यहां पर देखना आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी याद होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली फीमेल है और यहां पर ये मेल है। ठीक है, दोनों का कनेक्शन होता है ना। इधर से कौन आता है, ओवम, क्या आता है, इधर से कौन आता है,
हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए सेल चेंज करना पड़ा है। रियली सॉरी। ओके, चलिएगा यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। देखना, अपनी जो प्रोसेस थी अपन ने कंप्लीट कर ली है, यानी आपका इम्प्लांटेशन जो है ये कंप्लीट होता है आपका 11 डे। कब कंप्लीट होता है ये? 11 डे पर कंप्लीट होता है ना। ठीक है, चलिएगा, समझ आया ये? ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता कि यूर इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट आफ्टर हाउ मेनी डे, तो यहाँ पर कौन सा था? 10 डेज आता ना। ठीक है, वो ऊपर नीचे 1-2 दिन हो सकता है ना। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना, देन आप लोग राइट आंसर पुट करना। चलिएगा, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पोर्शन कौन सा होता है? चलिएगा बताइए। चलो मैं ऐसे बताता हूं आपको। अरे यार, लिखना अच्छा देखा ना इसमें। देखना, यहां पर पहले बात करें अपन फेलोपियन ट्यूब, किसी बारे में बात करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपकी यूट्राइन कैविटी। क्या है ये? यूट्राइन कैविटी। और इधर है आपकी ये है फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के 4 नेम होते हैं। कौन कौन से? एक तो फेलोपियन ट्यूब हो गया है, एक मुलियरियन डक्ट। क्या हो गया है? मुलियरियन डक्ट भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, और साल्पिंगस भी, साल्पिंगस भी इसे ही बोला जाता है, और ओविडक्ट भी इसे ही बोला जाता है। 4 नेम होते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब के। कौन कौन से? फेलोपियन ट्यूब, मुलियरियन डक्ट, साल्पिंगस और आपका ओविडक्ट। अरे साल्पिंगस, फेलोपियन ट्यूब में जो इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं साल्पिंजाइटिस, ये तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन, यानी फेलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो याद रखना बच्चों कि आपकी फेलोपियन ट्यूब जो है इसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्राम्यूरल। कौन सा होता है? इंट्राम्यूरल, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल, है ना। ठीक है, दूसरा होता है आपका इस्थमस। कौन सा होता है? इस्थमस। और थर्ड वन इज द आपका एम्पुला। कौन सा होता है? एम्पुला। और फोर्थ वन इज द इनफंडिबुलम। कौन सा होता है? इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम यहां पर ये। ठीक है, यहां पर जो पहला पार्ट है इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है। इसका डायमीटर होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm। ठीक है, और आपका इस्थमस है, इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका डायमीटर होता है यहां पर लगभग, ठीक है, डायमीटर इसका ज्यादा होता है। ठीक है, देन आकर हम इस तरह से एम्पुला, एम्पुला की जो लेंथ होती है ये लेंथ होती है यहां पर लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 to 6 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है तो लगभग होता है 10 mm। कितना होता है? 10 mm होता है। ये आपकी इनफंडिबुलम है, इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना होता है? 6 mm। कितना होता है? 6 mm होता है। ठीक है, और इसका आपका होता है लगभग 5 mm। कितना होता है? 5 mm। तो यहां पर देखना एक बार है कि यहां पर देखिएगा कि आपकी यानी जो इनफंडिबुलम जो है इसका यानी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 1 mm। ठीक है, दूसरा है इस्थमस, इस्थमस की लंबाई होती है 5 to 6 सेंटीमीटर, सॉरी इस्थमस की होती है 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, लगभग 5 mm उसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट आपका एम्पुला, इस एम्पुला की लंबाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर और 10 mm के अराउंड इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है इसकी लेंथ होती है आपकी 1.25 सेंटीमीटर और इसका यानी जो डायमीटर होता है 6 mm। तो आपसे मैं पूछता हूं कि इस फेलोपियन ट्यूब की टोटल लंबाई कितनी हो गई है? टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हो गई इसकी लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई है? 10 सेंटीमीटर। अरे 1.5 कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर हो गया, और एम्पुला कितना है? अराउंड 5 सेंटीमीटर, 10 हो गया पूरा। ठीक है, तो यानी टोटल सेंटीमीटर लेंथ हो गई कि 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका सबसे नेरोइस्ट पार्ट कौन सा होगा? नेरोइस्ट, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा? नेरोइस्ट पार्ट कौन सा होगा आपका? इंट्राम्यूरल। कौन सा है? इंट्राम्यूरल। अरे नहीं है क्या? 1.25 सेंटीमीटर 1.25 दोनों की सेम लंबाई है, बट डायमीटर ओनली 1 mm और डायमीटर मोर देन 6 mm। तो व्हाट पार्ट इज लेंथ, कौन सा है? ये वाला पार्ट सबसे लंबा है, सबसे छोटा है ना। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे लार्ज पार्ट कौन सा हो गया है? एम्पुला। कौन सा हो गया है? एम्पुला हो गया है, लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है, डायमीटर भी इसका ज्यादा होता है ना।
ठीक है, तो एम्पुला इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ में लिख लीजिएगा इसको फटाक से, है ना। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया है। देखना, अगर मान लो किसी ने नहीं लिखा है तो आप यूट्यूब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी। ठीक है, यहां पर बात करेंगे इसी के साथ साथ में। नेक्स्ट चलिएगा, देखना, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कौन सा हो गया है? एम्पुलरी पोर्शन। कौन सा है? एम्पुलरी पोर्शन। सही है। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि शॉर्टेस्ट या फिर नोरेस्ट पार्ट कौन सा है? इंटरस्टिशियल। कौन सा है? इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल दोनों एक ही नाम है, ये ना, एक ही पार्ट के नाम है। मतलब इंटरस्टिशियल को इंट्राम्यूरल बोलते हैं, इंट्राम्यूरल को इंटरस्टिशियल बोलते हैं, है ना। ठीक है, जिनकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 1 mm। ठीक है, इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है और यहां पर 5 mm के अराउंड इसका डायमीटर होता है। इनफंडिबुलम की 1.25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 6 mm इसका डायमीटर होता है। एम्पुला का यहां पर 5 to 6 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है और 10 mm अराउंड इसका डायमीटर होता है ना। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिएगा, चले। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से रीड आउट करना, देन आप लोग राइट आंसर पुट करना। बताइए, देखिएगा, चलिएगा, देखना इसमें कि इन अ हेल्थी वुमन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। सबको पता है, डोडरलाइन बेसिलाई। अपर 2/3 कहने का मतलब ये है कि यहां पर देखना, ये है यूट्राइन कैविटी। क्या है ये? यूट्राइन कैविटी। यहां पर ये है सर्विक्स। क्या है ये? सर्विक्स, यही है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? वेजाइनल कैनाल। क्या है ये? वेजाइनल कैनाल। ठीक है, वेजाइना की जो एंटीरियर लेंथ होती है, एंटीरियर लेंथ ऑफ वेजाइनल वॉल 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछता हूं कि पोस्टीरियर लेंथ ऑफ वॉल, यानी वेजाइनल वॉल की पोस्टीरियर लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 9। याद रखना ये। ठीक है, 7 सेंटीमीटर एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है 9 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके वेजाइना में अपर 2/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, यानी वेजाइना के 3 पार्ट है यहां पर, 1 2 3, 3 हो गए ना। ठीक है, तो अपर 2/3 यानी इस वाले पोर्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया? बाहर वाले पोर्शन में, जो बाहर वाला पोर्शन था वेजाइना का, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे अपन, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कौन सा है? डोडरलाइन बेसिलाई। चलिएगा डोडरलाइन बेसिलाई के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखना इसमें, देखिएगा डोडरलाइन बेसिलाई। यहां पर देखना कि न्यूबॉर्न बेबी, कौन बेबी? न्यूबॉर्न बेबी है। कौन सी वाली? न्यूबॉर्न गर्ल बेबी। ठीक है, क्या उसकी वेजाइना में डोडरलाइन बेसिलाई होगा? उसकी वेजाइना में डोडरलाइन बेसिलाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि याद रखना, डोडरलाइन बेसिलाई को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए, ठीक है, रिक्वायर एस्ट्रोजन हार्मोन। याद रखना ये एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर उस फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो उस फीमेल की वेजाइना में डोडरलाइन बेसिलाई नहीं होगा। तो याद रखना कि जिस भी फीमेल में एमसी नहीं आती है, मतलब यानी जो 12-13 साल से छोटी वाली जो लड़की होती है जिसमें एमसी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसकी वेजाइना का पीएच हमेशा कैसा होता है? एल्कलाइन होता है या फिर न्यूट्रल होता है। जो मेनोपॉज लेडी होती है, जिसकी मेनोपॉज हो चुकी है, जिसको एमसी नहीं आती है, तो उसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो मेनोपॉज लेडी के अंदर भी उसकी वेजाइना का पीएच एसिड ना होकर न्यूट्रल हो जाता है। वो क्या जाता है? न्यूट्रल हो जाता है ना। अब यहां पर बात करेंगे कि यहां पर आपका डोडरलाइन जो बेसिलाई है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करता है वेजाइना में, पता होना चाहिए अपने को। तो एक्चुअली क्या होता है, चलिएगा यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यानी देखना, पहले अपन बात करें देखना इसमें कि यानी
डोडरलाइन बेसिलाई को सर्वाइव होने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी जो फीमेल बेबी है उसकी वेजाना का पीएच होता है वो होता है एल्केलाइन। कैसा होता है? एल्केलाइन बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है भाई, देखना बिकॉज उसकी वेजाना के अंदर यहां पर जो डोडरलाइन बेसिलाई है क्या रहता है? एब्सेंट। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी वेजाना के अंदर कुछ दिनों तक डोडरलाइन बेसिलाई आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल ने जैसे डिलीवरी की है, डिलीवरी करने के बाद फीमेल बेबी पैदा हुई है, फीमेल बेबी, तो उसके एक वीक के बाद में, उस फीमेल बेबी के एक वीक के बाद में उसमें डोडरलाइन बेसिलाई अपीयर हो जाता है। डोडरलाइन बेसिलाई अपीयर हो जाता है, लेकिन 4-5 दिन बाद में वापस डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि जो फीमेल बेबी है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का कुछ कंटेंट्स रहता है, क्योंकि वो कहां से आई है? एस्ट्रोजन एनवायरनमेंट से, यानी फीमेल की बॉडी से आई है, और उस फीमेल में क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है ना। ठीक है, तो कुछ पार्ट में, कुछ अमाउंट में यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन हो सकता है, जिसकी वजह से उस फीमेल बेबी है उसकी वेजाना में डोडरलाइन बेसिलाई क्या करता है? वापस अपीयर हो जाता है। लेकिन यहां पर उसकी बॉडी में प्रॉपर्ली एस्ट्रोजन हार्मोन सिगरेट नहीं होने की वजह से डोडरलाइन बेसिलाई सर्वाइव नहीं करता, और क्या हो जाता है? वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। लगभग 14 दिन के बाद में फीमेल की एज जो है 14 दिन की हो गई है, फीमेल बेबी है उसकी एज है वो 14 डेज हो गई है। 14 डेज के बाद में उसका डिसअपीयर हो, क्योंकि 14 डेज तक ही उसका वेजाना के अंदर डोडरलाइन बेसिलाई अपीयर रहता है ना। ठीक है, समझ आया ये? ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर देखना इसमें, ठीक है, यहां पर देखना कि डोडरलाइन बेसिलाई जो है ये कैसे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वेजाना के अंदर, है ना। देखना इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि वेजाइनल वॉल में यहां पर सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स होती है, और ये जो सेल्स होती है ये सेल ग्लाइकोजन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? ग्लाइकोजन कंटेंट रिलीज करती है। ग्लाइकोजन कंटेंट क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, अब ये सेल जैसे ही वेजाइना के अंदर ये ग्लाइकोजन रिलीज करेगी, है ना, ग्लाइकोजन ये कंटेंट्स यहां पर पहुंच जाएंगे, यहां रिलीज हो रहे हैं, यहीं रिलीज हो रहे हैं ये, है ना। अब यहीं पर क्या है? डोडरलाइन बेसिलाई। क्या है? यहां डोडरलाइन बेसिलाई है। ठीक है, ये डोडरलाइन बेसिलाई है, तो ये क्या करेगा? ये यहां पर काम करेगा किस पर? यानी ग्लाइकोजन कंटेंट, यानी ग्लाइकोजन कंटेंट। ठीक है, कंटेंट है। ठीक है, यहां पर देखना, यहां पर इसके ऊपर काम करेगा आपका डोडरलाइन। क्या कौन काम करेगा? डोडरलाइन बेसिलाई काम करेगा, और ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिडिक है, तो यहां पर ये वेजाइना का एनवायरनमेंट कैसा जाएगा? वेजाइनल एनवायरनमेंट कैसा जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि आपके डोडरलाइन बेसिलाई ने जो वेजाइनल वॉल की जो सेल होती है वो ग्लाइकोजन रिलीज करती है, वो ग्लाइकोजन को डोडरलाइन बेसिलाई ने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइनल वॉल का जो एनवायरनमेंट होता है या वेजाइनल कैनल का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, तो इसकी वजह से वेजाइना के अंदर जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है ना। अब बात करते हैं इसके साथ में आगे, चलिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है ना। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट होते हैं ना, थर्ड में से ऊपर वाला जो 2/3 होता है ना, उसमें डोडरलाइन बेसिलाई होता है, नीचे वाले में नहीं होता है ना। ठीक है, चलिएगा। वेजाइनल एनवायरनमेंट एक क्रिएट एसिडिक, है ना। ठीक है, यानी वेजाइनल एनवायरनमेंट जो है एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, डायग्राम बन रहा है दिमाग में, है? चलिएगा, कोई बात नहीं, बना लो। देखना आगे बात करते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है ना। ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, कितनी अच्छी लड़की हो। देखो इसमें ये समझ आया आप सभी को, है ना। आगे बात करते हैं। अब यहां पर जो अलग ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में बात कर ले आप लोग कहें तो, है ना। चलिएगा, मोनिलियासिस, अरे मोनियालियासिस, इट इज अ टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस। क्या है ये? टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस। याद रखना, ये वेजाइनाइटिस का टाइप है, वेजाइनाइटिस। मोनियालियासिस क्या है ये? टाइप ऑफ, अरे फीमेल में वेजाइनाइटिस होता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। ठीक है, अब यहां पर देखना कि मोनियालियासिस, देखना कि ये क्यों होता है। ये होता है एक फंगस की वजह से। किसकी वजह से? एक फंगस की वजह से, और उस फंगस का नाम है यहां पर
कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या नाम है? कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस याद रखना। कैल्बिडा एल्बिकेंस यानी मोनियालियासिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? कैंडिडा एल्बिकेंस, है ना? ठीक है। और मोनियालियासिस किस प्रकार का वेजाइनाइटिस है? पैरासाइटिक है, बैक्टीरियल है या फंगल है? कैसा है? फंगल है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, पहले एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे ये, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे ये, है ना? ठीक है, आगे बात करेंगे कि फंगल वेजाइनाइटिस जब होता है तो उसकी वेजाइना से कौन सा सिक्रेशन होता है? ठीक है, तो कैसा होता है? कर्डी व्हाइट सिक्रेशन। कर्डी व्हाइट सिक्रेशन, दही के जैसा व्हाइट सिक्रेशन। ठीक है, पहला दही समझकर, ठीक है। ठीक है, आगे आगे देखना, कर्डी व्हाइट सिक्रेशन। ठीक है, लोग सोचते हैं कि सर कितने बुरे हैं, कितने गंदे हैं। कोई बात नहीं, हम गंदे ही है ना? ठीक है ना? है ना? और तुम सोचते सर कितने बेशरम है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, आपको नॉलेज मिलना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको नॉलेज देने के लिए हमें बुरा बनना पड़ता है ना? ठीक है, और अगर आप बुरा मानते हैं तो फिर ये गलत बात है। चलिएगा, कर्डी व्हाइट सिक्रेशन, है ना? समझ आ रहा है अभिलाषा? ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा, तो ये हो गया मोनियालियासिस। क्या हो गया ये? मोनियालियासिस। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये कि ये किस दौरान होता है? ये नॉन प्रेगनेंसी के दौरान होता है या प्रेगनेंसी के दौरान होता है या मेनोपॉज के दौरान होता है? ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, लिख लीजिएगा, इट मेनली अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। याद रखना, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान अकर होता है। ये कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देना यहां पर गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है विलास, बताइए? गोनोरिया इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना? ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? नाइजीरियाई गोनोरिया, है ना? इसका ये कॉजेटिव एजेंट होगा। किसका? इसका, यानी इट इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका जो कॉजेटिव होता है वो तो है नाइजीरियाई गोनोरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। नाइजीरियाई गोनोरिया इसका पॉजिटिव एजेंट ऑर्गेनिज्म होता है इसका ना। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस। क्या होता है ये, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसको ना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ठीक है, चलिएगा, देखना आगे, मिटा दूं इसको। चलिएगा, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात करते हैं। ट्राइकोमोनियासिस बताइए, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात करते हैं। ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात करते हैं। अरे ट्राइकोमोनियासिस, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? हाँ? अरे ट्राइकोमोनियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस को बोलेंगे। ये भी एक प्रकार का वेजाइनाइटिस होता है, यानी वेजाइनल इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है भाई, एक तो पढ़ा अपन ने वेजाइनाइटिस, कौन सा? फंगल वेजाइनाइटिस, है ना? और ये कौन सा है? पैरासाइटिक वेजाइनाइटिस। नहीं समझ आया? अरे भाई, इन्फेक्शन तो कोई भी कर सकता है ना। फंगल कर सकता है, पैरासाइट कर सकता है, वायरस कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है ना, कर सकता है ना। तो जैसा जो करेगा वैसा उसको बोला जाएगा। समझ आया? नहीं है समझ आ गया? इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस मत हो, देखो आगे। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस जो वेजाइनाइटिस है, ये एक प्रकार का पैरासाइटिक वेजाइनाइटिस है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है, ये होता है ट्राइकोमोनियास। क्या होता है? ट्राइकोमोनियासिस होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस होता है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी वेजाइना से जो सिक्रेशन होता है वो कैसा होता है। तो ये सिक्रेशन होता है ग्रीनिश येलो सिक्रेशन। ग्रीनिश येलो सिक्रेशन, ग्रीनिश येलो सिक्रेशन इसका होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, नो दिक्कत। यानी ग्रीनिश येलो सिक्रेशन इसका होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया नहीं आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो ये मेनोपॉज के दौरान होता है या प्रेगनेंसी दौरान होता है या नॉन प्रेगनेंसी दौरान होता है ये? अरे ये होता है नॉन प्रेगनेंसी के दौरान, जब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल है, जैसे एज ए यू, है ना? ठीक है, आप सब नॉन प्रेग्नेंट है ना? ठीक है, तो यानी
वेजाइनाइटिस, कौन सा वाला, ट्राइकोमोनियासिस, है ना। ठीक है, देखना इसमें किसी को नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाती है। एक लड़की को हो गया था, मेरे को फोन करके पूछा कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही सर, मैंने कहा ये मेडिसिन ले ले ठीक हो जाएगा। ठीक है हाँ क्या हुआ, पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है ना। ठीक है, और कुछ मिनट